करने का चलो ये बेटा सामने बैठ जाओ। कल जो पढ़ाया था वो रिवाइज करो एक बार। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था कौन सा? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो उसको एक बार रिवाइज करो, किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो। कहाँ पे? कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो जल्दी से उसको बेटा एक बार रिवाइज कर लो, इसके बाद हम लोग वो अगले पढ़ेंगे, ठीक है। और किसी भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो। कल हम लोगों ने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था ना बेटा, बोलो मत, आराम से रिवाइज करो। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेटा सेल साइकिल के बारे में। किस बारे में पढ़ाया था? तो मैंने सेल साइकिल के बारे में क्या बताया था? मैंने कहा था यहाँ पे जो पहले होता है बेटा आई फेज। अगर हम सेल साइकिल की बात करें यहाँ पे तो आपको पता है दो फेज होते हैं। एक कौन सा फेज होता है? आई फेज। और दूसरा कौन सा होता है? एम फेज। हाँ, आई फेज में मैंने कहा 3 फेज होते हैं। कौन से? G1 G2, यही तो था। अगर सेल डिवाइड करना नहीं चाहेगी तो कौन सा फेज होगा? G0। कौन सा होगा? इसके बाद मैंने कहा था एम फेज में आपके 4 फेज होंगे। पहला कौन सा होगा बेटा? प्रोफेज, मेटाफेज। इस वाले फेज को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आराम से डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और इसके बाद बेटा क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। ये तुम्हारा क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल क्या करती है? डिवाइड। यानी कि पहले मैं बोल सकता हूँ G1, शांत जाओ सब लोग। G1, इसके बाद S, इसके बाद G2, इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। क्लियर हुआ? ये ओवरऑल पूरा जो साइकिल होता है जिसमें सेल अपने आप क्या करती है? डिवाइड। मैंने कहा था G1 फेज में देखो सबका मैंने अलग बताया था। मैंने कहा था क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो एस फेज में बढ़ते नहीं है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। क्या बोला था? डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं? सेम। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था एस फेज में बेटा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? और इसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया था आई फेज जो होता है वो 95% टाइम में होता है। और बेटा ये वाला टाइम जो होता है वो होता है 5% टाइम। कितने टाइम में? 5%। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, यानी कि न्यूक्लियस में डीएनए के अमाउंट कितना हो गया? डबल। सही है।
इसके बाद प्रोफेज में क्रोमोसोम बन जाते हैं, मेटाफेज में कहाँ होता है, ये तो हम पढ़ेंगे ये भी है, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज के बारे में अभी टेंशन ना लो। पहले आप लोग ये बताओ यहाँ तक आपको क्लियर है पूरा? G1 G2 कल मैंने क्वेश्चन करवाया था इसी बेस पे, अगर आपको वो सही से कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई अनियन है और उसकी सेल पे 16 क्रोमोसोम है, कितने 16 पेयर है, तो इसका मतलब डिप्लॉइड सेल होगी। इसके बाद मैंने कहा था अगर 16 पेयर क्रोमोसोम है, G1 S G2 और M की कंडीशन बताओ, तो मैंने कहा था अगर डीएनए कंटेंट कितना बताया था मैंने 4C, ये हम 2C मान लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो समझने के लिए खाली, ठीक है 2C मान लेते हैं। और बेटा क्रोमोसोम नंबर कितने थे 16 पेयर। तो आप लोग बताओ G1 में तो यही कंडीशन रहेगी क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन S फेज में क्या होगा, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं सेम। तो इसका मतलब यहाँ 2C क्या हो जाएगा और क्रोमोसोम कितने रहेंगे, क्लियर हुआ? अगर इसके बाद G2 में आपको बताया कुछ हुआ सुनना है, अभी तो यही रहेगा, सब कुछ सेम ही रहेगा ना, 4C और 16 पेयर। जब ये होगा कैरियोकाइनेसिस, इसका मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस का कि जो आपका 4C डीएनए कंटेंट हुआ है, कितना हुआ है 4C, वो 2C दो सेलों में चला जाएगा और क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे सेम, क्या रहेंगे, समझ गए आप लोग? ये होता है माइटोसिस, क्या होता है माइटोसिस, क्लियर हुआ? ठीक है, ये लिख लिया कोई बच्चा? लिखना है किसी को ऐसे? नहीं लिखना है, चलो ठीक। तो आप लोग सेल साइकिल समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, क्लियर है इतना आपको? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एम फेज। कौन सा करेंगे? अभी भी अगर किसी का बोलो मत बेटा, अगर अभी भी किसी का आई फेज में कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लो, क्लियर है सबको? तो हम लोग पढ़े एम फेज के बारे में। एक बार मैं आपको रफली पहले डायग्राम बेस से समझा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग किताब के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक चीज अगर लेके चलते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से डायग्राम कैसे समझा रहा हूँ, ठीक है? बोलो मत बेटा, और इसके बाद आपको सब लोगों को क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। कैसे देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ माइटोसिस, क्या समझा रहा हूँ बेटा? मैं थोड़ा किताब से अलग लेके चल रहा हूँ, ठीक है? और आप लोगों को स्टोरी फॉर्म में समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से कि क्या क्या किस फेज में क्या क्या होता है, ठीक है? रफली इसके बाद हम लोग किताब पढ़ लेंगे, जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो हम लोग देख लेंगे। जैसे मैंने कहा था, अगर मैं बेटा G1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? G1 से। आप लोग बताओ, ये एक सेल है और अभी स्टेज कौन सी है? G1। कौन सी है? मैं क्रोमोसोम अभी बना ले रहा हूँ, जिससे आप लोगों को सब क्लियर हो जाए, ठीक है? क्रोमैटिन नहीं, क्रोमोसोम ही बना ले रहे हैं। अगर बेटा यहाँ पे अगर क्रोमोसोम बनते तो वो कैसे होते? ऐसे कैसे होते? मतलब ये आपको बताए 2 पेयर क्रोमोसोम है, कितने बेटा? लेकिन अभी क्रोमोसोम बने नहीं होते हैं, ये खाली मैं एज्यूमिंग करवा रहा हूँ आपको कि मान लो क्रोमोसोम बन गए तो कैसे होंगे? ऐसे होंगे। ये G1 का स्टेज है, यहाँ पे मान लिया मैंने बेटा 46 क्रोमोसोम है, कितने? और डीएनए कंटेंट 2C है, कितना है? यहाँ समझ में आया? अब ये सेल G1 स्टेज में है अभी, और अगले जाके डिवाइड कैसे करेगी वो एक बार हम डायग्राम बेस से पूरा समझ लेना, ठीक है? फिर अगले बढ़ेंगे। देखो S फेज में क्या होगा बेटा, ये कौन सा फेज है? G1। कौन सा है? ये G1 फेज है, और इसके बाद जो आता है वो आता है S फेज। कौन सा आता है? ये क्रोमोसोम ये वक्त ना सब बन गए, बने नहीं है अभी क्रोमैटिन फॉर्म में। मैं खाली दिखा रहा हूँ आपको, अगर क्रोमोसोम बनते तो वो ऐसे दिखते, ठीक है? जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। S फेज में अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे मैंने कहा था डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे? सेम। अब आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है तो पता है S फेज में कैसे जाते हैं? इस टाइप से। आप लोग बताओ, क्या क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं है अभी भी क्रोमोसोम नंबर क्या है? सेम। यानी कि 2 पेयर यहाँ थे, 2 पेयर यहाँ है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे डीएनए कंटेंट खाली डबल हुआ है, यानी क्रोमैटिन यहाँ 1 था और यहाँ कितना हुआ है? बस ऐसा ही होता है, समझ गए आप लोग? ये क्रोमोसोम में बने हुए कब दिखते हैं? प्रोफेज में। कब दिखते हैं? प्रोफेज में बनते हैं, लेकिन हम लोग मान ले रहे हैं S फेज में बन गए, इससे आपको क्लियरिटी आ जाए। तो S फेज में क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहे। आप लोग बताओ, 1 2 3 4 ही थे, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ही रहे, तो यानी 46 के 46 रहे, लेकिन डीएनए कंटेंट कितना हो गया? डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2C था, यहाँ पे कितना हो गया? क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बेटा एक प्रोसेस हुई, जिसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, अब हम लोग आते हैं इसके बाद G1 हो गया, S हो गया, अब आते हैं G2 पे। किसका आते हैं? आप लोग बताओ, क्या G2 में यही वाली कंडीशन नहीं रहेगी?
बिल्कुल ले जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब G2 में जो डीएनए कंटेंट रहेगा वो रहेगा 4C और क्रोमोसोम कितने रहेंगे 46। ये बात समझ गए आप लोग यहाँ तक? ये तो हो गया हाई फेज। क्या हो गया? अभी भी क्रोमोसोम बने नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई सोचो बन गए, ये बने नहीं है अभी, ये खाली बस मैं शो करने के लिए क्या होता है जीवन से ऐसे में वो दिखा रहा था। अब एक्चुअली जो हम आते हैं प्रोफेज पे, किस पे आते हैं बेटा? जो प्रोफेज होता है उसमें बेसिकली आपको पता है, अगर मैं दिखाऊं तो अब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, यानी क्रोमैटिन जो था वो कंडेंसेशन किसमें होता है? क्रोमोसोम में। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ क्रोमैटिन, क्या लिख दे रहा हूँ बेटा? अब ये क्रोमैटिन है, अब ये क्रोमैटिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में। और हमें क्रोमोसोम में दिखेंगे वो एक्चुअली में ऐसे दिखेंगे, ऐसे, जो हमने एस पेज में समझ लिया था कैसे दिखेंगे, समझ गए आप लोग? अब ये ऐसे बनते हैं, यहाँ नहीं बने थे, वहां बने हैं प्रोफेज में, ठीक है। अब प्रोफेज में क्रोमोसोम बन गए। अब आप लोग बताओ, क्या बताओ, इस सेल की पोलैरिटी डबल नहीं है क्या? डबल है ना। डीएनए कंटेंट कितना है? 4C। कितना है बेटा? और वैसे एक सेल में होना कितना चाहिए था? क्योंकि मैंने कहा था प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम बोलो या डीएनए बोलो, बराबर रहता है। ऐसा नहीं कि किसी सेल में आधा हो गया, किसी सेल में दुगना हो गया, किसी सेल में 4 गुना हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ डीएनए कंटेंट कितना है? 4C। और यहाँ पे क्रोमोसोम कितने होंगे बेटा? 46। अभी भी क्रोमोसोम, डीएनए कंटेंट डबल है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया प्रोफेज। इसके बाद आता है मेटाफेज। क्या आता है? मेटाफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये ऐसे करके अरेंज हो जाते हैं, हाँ सही है, ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ऐसे अरेंज हो गए, ठीक है। क्रोमोसोम तो नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, मैंने कहा था सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल वो स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है। कैसा करता है? और स्पिंडल जो अटैच होते हैं बेटा वो हो जाते हैं काइनेटिक फोर्स से। किससे जाते हैं? ऐसे करके, ये डिजाइन नहीं बना रहा हूँ, ये अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे अटैच हो गए। ये कौन सा स्टेज होता है? मेटाफेज। कौन सा होता है? समझ गए? इसके बाद अब देखो एनाफेज। इसके बाद कौन सा होगा बेटा? एनाफेज। अब आप लोग बताओ, एना का मतलब ध्यान रखा करो, ना ना ना, नाना का मतलब होता है तुम अपने हम अपने, सही है, रास्ते हैं। इसके बाद देखो एनाफेज का मतलब ये होता है, आप लोग बताओ, जो डीएनए कंटेंट यहाँ पे डबल हुआ था, क्रोमैटिन 2 हुए थे, अब वो क्या होंगे? सेंट्रोमियर से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब वो कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, ऐसे। समझे बेटा डीएनए प्लेन क्यों हुआ था? इस वजह से हुआ था। हो गया अलग अलग सेंट्रोमियर से, जो यहाँ पे डबल हुआ था अमाउंट देखो, अब वो कैसा हो गया? आधा। और ये अपने अपने पोलो की तरफ जाने लगे। कम बना है ना, अब आप लोग बताओ, नंबर तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पे बताओ बेटा, यहाँ पे ये अपने अपने पोल की तरफ जाने लगे और एनाफेज हो गया। और इसके बाद टीलोफेज में पता है क्या होता है? ये इधर आ जाते हैं ऐसे करके, अपने पोलों पे आ गए ना, और ऐसे करके। अब बेटा आप लोग बताओ क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? और साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल यहाँ से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद अगर जो ये वाला कौन सा फेज है? टीलोफेज। कौन सा है? अब यहाँ पे देखना आपको, इसके बाद जो होगा वो होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? ये होगा तो आप लोग बताओ, सेल जो दिखेगी वो लगभग लगभग ऐसे करके 2 सेल बन जाएंगी। एक से कितनी सेल बन जाएंगी? 2। सही है। और यहाँ पे जो ऐसे था वो अब ऐसे हो जाएगा। देखो ऐसे जो होगा, एक सेल में एक आ गया, यानी एक सेल में ये आ गया, एक सेल में ये आ गए। समझ गए? ये होता है माइटोसिस। अब आप लोग बताओ, क्या डीएनए पोलैरिटी इसकी तरह नहीं है बिल्कुल सेम? देखो तो यहाँ पे कितनी होगी? 2C। और यहाँ पे क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। और यहाँ पे भी कितना होगा? 2C। और कितना होगा? ये था माइटोसिस। समझ गए? अब मैंने यहाँ पे क्यों बनाया था क्रोमोसोम? ये दिखाने के लिए। देखो ये वाली सेल ये वाली सेल सेम नहीं है क्या? और ये वाली सेल ये वाली सेल ये वाली सेल क्या है? सेम। डीएनए कंटेंट जो डबल होता है, यानी कि रेप्लिकेशन होता है, 4C डीएनए अमाउंट हुआ, बस वही 2 सेलों में चला गया, 2C और 2C। बस ये होता है माइटोसिस में। और क्या है? समझ गए? ध्यान, कौन बोल रहा है? इधर बोल रहा है, इधर देखो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, माइटोसिस में कुछ नहीं है करते। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और बेटा यहाँ से 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। कहते सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको एक सीक्वेंस में ध्यान रखना है कि जीवन में क्या हुआ? प्रोटीन का फॉर्मेशन। एस पेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, G2 में डीएनए कंटेंट डबल था, वही वैसे ही रहा।
प्रोफेज में क्रोमोसोम बन गए, सही है। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए, एनाफेज में क्रोमेटिड अलग अलग हो गए, जो डबल हुआ था वो अलग अलग हो गया बस। और टीलोफेज में अपने पोलोप चले गए और साइटोकाइनेसिस में दोनों सेलों में आ गए बस। ये होता है पूरा माइटोसिस जो हम लोग समझते हैं। देखो अब आप लोग बताओ, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे भी 46 है, यहाँ पे भी 46 है। मैंने कहा था माइटोसिस में क्या होता है, जब हमें डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड बनानी हो, मतलब अगर 46 क्रोमोसोम है तो सेल डिवाइड करेंगे, उसमें भी कितने रहेंगे, 46। इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विडिशनल डिवीजन, जो हमारी पूरी बॉडी में लगातार हो रहा है। समझ गए आप लोग? अगर आप लोग रफली ऐसे डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, वरना हम अलग अलग करके समझते हैं इसको। बनाओ तो हाँ ठीक। सभी लोग कॉपी बना रहे हो है सबके पास? सब लोगों के पास है तो ठीक है। देख लिया, बना लिया बेटे, बना रहे हो ठीक। ये बताओ सब बच्चे एक बार समझ गए पूरी तरीके से? तब तो किताब पढ़ना अच्छा है, ठीक है। हम लोगों को ऐसे ही समझ में आना चाहिए पूरा। यहाँ पे खाली इतना ही हुआ, जो क्रोमेटिड था वो डबल हुआ और वो एक एक सेल में आधा हो गया बस, ये तो हुआ। और एस पेज में क्या हुआ था, डीएनए रेप्लिकेशन। समझ गए? तो बेटा आप लोग देखो, अगर ये दोनों पेज समझ लो, पहले ये वाला और उसके बाद ये वाला, तो आपका मुझे लग रहा है माइटोसिस से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आपको बस सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि पहले G1, इसके बाद S, इसके बाद G2, इसके बाद प्रोफेज, इसके बाद मेटाफेज, इसके बाद एनाफेज, इसके बाद टीलोफेज, ठीक है। तो अगले बढ़े हम लोग यहाँ से, सही है। तो पढ़े इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक एक फेज के बारे में पढ़ते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोफेज। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर आप लोगों को माइटोसिस बहुत अच्छे से नहीं पता है, आप लोगों को थोड़ा सा डाउट रह रहा है अभी भी, तो बेटा ये ध्यान रखना, म्यूसिस बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि म्यूसिस में आधा माइटोसिस होता है, समझ रहे हो। और तो आपको वो अगर ये समझ में आ गया तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर उसमें भी कोई डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि वहां पे आपको बताया म्यूसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, म्यूसिस सेकंड। और आपको ये भी, अगर जिस बच्चों ने, अच्छा सब लोगों ने म्यूसिस पढ़ा है, क्वेश्चन करूं? चलो एक बार बताओ, ये बताओ आप लोगों को पता है म्यूसिस, बोलो मत, म्यूसिस में कई सेल होती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनती है। कैसी बनती है? डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड। सब लोग जानते हैं हैप्लॉइड क्या होता है? अभी भी ऐसा तो बच्चा नहीं है, महारथी बैठा उसे नाम बताओ हैप्लॉइड सेल क्या होती है, सबको पता है, ठीक है। आपको पता है 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल बनेगी, उसमें 23 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 23। सबको पता है, ठीक है। बेटा आप लोग बताओ, वहां पे म्यूसिस फर्स्ट होता है, म्यूसिस सेकंड होता है, ये बात सब जानते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं म्यूसिस कंप्लीट होता है दो फेज में, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। आप लोग ये बताओ, म्यूसिस फर्स्ट में सेल हैप्लॉइड हो जाती है, सब पता है सबको? म्यूसिस फर्स्ट में क्या हो जाती है? सेल हैप्लॉइड। अगर क्रोमोसोम 46 होंगे तो 23 हो जाएंगे म्यूसिस फर्स्ट में। तो आप लोग मुझे ये बताओ, म्यूसिस सेकंड पे क्यों होता है? बताओ, कौन बताओ? कल मुझे ना, चलो तुम बताओ बेटा, ये बताओ। अभी समझ नहीं आया क्या पूछ रहा हूँ मैं? ये कह रहा हूँ बेटा, म्यूसिस होता है, म्यूसिस उसमें डिप्लॉइड सेल से क्या बनती है? हैप्लॉइड सेल। पता है आपको? आपको ये पता होना चाहिए, म्यूसिस होते हैं दो टाइप के, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सेल जो होती है म्यूसिस फर्स्ट में हैप्लॉइड हो जाती है, ये तो अभी ये पता होगा तभी बता पाओगे। ये पता है आप लोगों को म्यूसिस फर्स्ट में क्या हो जाती है? हैप्लॉइड। तो बताओ म्यूसिस सेकंड क्यों होता है? क्या? अबे मैं डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कर रहा हूँ, फिर डिप्लॉइड करोगे? आप बताओ बेटा। हाँ और ज्यादा डिवाइड तो हो जाता है, तो मुझे पता है, लेकिन क्यों होता है? हमें तो खाली हैप्लॉइड मानी थी बस। तो हैप्लॉइड तो पहली म्यूसिस हो जाती है, सेकंड म्यूसिस क्यों होता है? ये पूछ रहा हूँ। नंबर बनाने के लिए, सेल का नंबर बनाने के लिए।
नहीं नहीं, ये गलत बात है। और बताओ, और कोई चल रहा हो आपको पता नहीं, तुम बताओ, एक तुम बताओ अंजलि, दिमाग में आ रही है, चलो लगाओ शाम तक। और किसे पता है? और कोई बच्चा है? चलो रहने दो, अभी मेरे से नहीं पढ़ना है, माइटोसिस पढ़ना है, कंफ्यूज होगा आपको, सही है। सबसे पहले अभी आप लोग माइटोसिस ही पढ़ो, ठीक है, मेरे से जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन पहले मुझे सब लोग ये बताओ, आप लोगों को माइटोसिस की फिल्म समझ में आ गई कि पहले क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, क्लियर हुआ? ठीक है, खाली बेटा इतना होगा, इसीलिए मैंने बना के दिखाया। वैसे यहाँ बनते नहीं है, बनते कहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसीलिए बना के दिखाया कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे होते हैं। तभी तो वो कह रहा था वहां पे एक लाइन कि एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं, सेम। अब देखो यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पे भी कितने हैं, 4, समझ गए? और 4 मतलब मैं यहाँ बता रहा था 46, कितने बता रहा था? और यहाँ पे भी देखो 4 हैं और 4 हैं, बस जो डीएनए अमाउंट यानी क्रोमेटिन डबल हुआ था, ये दो हो गए थे, ये एक हो गया, बस दोनों सेलों में, समझ गए? ठीक है, तो इस टाइप का होता है माइटोसिस। क्या होता है आपको बता रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, आप बोला जाओगे, पहले यही पढ़ लो। वो इसलिए होता है, सुनो, ऐसा होता है, आप लोग यहाँ पे वैसे अगर ये समझ गए हो तो वो समझ जाओगे। इधर देखो, वहां पे क्या होता है, एस पेज हुआ, एस पेज हुआ, वहां म्यूसिस फर्स्ट में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं 4, ये हो जाएंगे 2, यहाँ पे 2 आ जाएंगे। आप लोग को समझना, अगर यहाँ 2 आएगा तो सेल तो हैप्लॉइड हो गई, आधे क्रोमोसोम हो गए। लेकिन अगर 2 आएंगे तो आप लोग बताओ, क्या जो अमाउंट डबल हुआ है वो आधा होगा? नहीं होगा। तो वो म्यूसिस सेकंड में खाली डीएनए का अमाउंट आधा होता है, जो पोलैरिटी ज्यादा है वो क्या होती है, कम। समझ गए आप लोग? यानी कि उसमें क्या होता है, डीएनए कंटेंट यहाँ 4 ही रहता, लेकिन क्रोमोसोम आधे पूरे पूरे। यहाँ पे क्या हुआ, जो डबल हुआ वो टूट गया, यहाँ से बीच से देखो टूटा है, और वहां पे नहीं टूटता, पूरा क्रोमोसोम 2 इधर 2 उधर, समझ गए? तो डीएनए कंटेंट ज्यादा डबल रहता, उसको आधा करने के लिए क्या होता है, म्यूसिस सेकंड। समझ गए? ठीक है, चलो बेटा ये आप लोग क्लियर हुआ पहले माइटोसिस, ठीक है, पढ़ते हैं इसको, हटा दो ये सब। ये देखो, किताब निकालो बेटा। बैठो या डेस्क में बैठो। देखो अपनी फ्रेंड जो हमें भाई, अरे तो किसी के पास तो बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, 4 लोग बैठे हैं, किसी बेंच पे बैठ जाओ। ए जैसे ये लोग 5 बैठे, वही 5 बैठे, पीछे बैठो 5 बैठे। जाओ दोनों बैठ जाओ, एक अगले बैठ जाओ उसके पास और एक उसके पास। बेटा एडजस्ट कर लिया करो, आपके फ्रेंड लोग हैं। हाँ सही है, ठीक है, ठीक है बेटा। आप लोग ये मत सोचा करो कि हम 4 बैठे हैं 5 बैठे हैं। मैंने एक बार बताया था बहुत पहले, जो सफलता होती, सफलता सक्सेस, वो कभी साधनों की मोहताज नहीं होती। समझ रहे हो आप लोग? मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ये बहानेबाजी होती है कि हमारे पास कुर्सी नहीं है, हमारे पास मेज नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है। जिसको सफल होना होता है, सही है, और जिसको सफल नहीं होना है तो उसके लिए तुम कुछ भी ला के दे देना, उसे एसी में भी मस्त नींद आएगा, वो सोचेगा नींद अच्छा आ रहा है, इसमें पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। समझ रहे हो? और जिसको अगर पढ़ना ही होगा वास्तव में, तो उसे कभी कहीं भी बैठा के पढ़ा दो, कट्टा बिछा के छत पर पढ़ लेगा बैठ के। और जैसे नहीं पढ़ना होगा उसे वीआईपी रूम देना, वीआईपी तरीके से चीजें देना, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं। मैंने बहुत लोग देखे हैं लाइब्रेरी में जाके मैच देखते हैं, मतलब मैच देखते हैं, अगर मैच आ रहा होता है या वहाँ कपिल शर्मा शो देखते हैं बैठ के। मैंने बहुत लोग देखे हैं लाइन से बैठ के लाइब्रेरी में, और पढ़ने वाला बच्चा होगा वो घर में ही पढ़ लेगा, कहीं भी पढ़ा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग इससे मत घबराया करो कि पंखा हल्के चल रहा है,
सीटें सही नहीं है या ये सही नहीं है वो सही नहीं है, आपको अगर समझना है तो आप वही समझ जाओगे। सही है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक मेरे गांव का लड़का है, आप लोग शायद नवागन साइड से हो गए बहुत सारे, जो मेरा ब्रदर था जिसने यहाँ पे जिला टॉप किया था 10th में भी और 12th में भी, इसका नाम है नरेंद्र। सुना है किसी बच्चे ने? डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था बरेली। नरेंद्र लाल तबला में पढ़ता था, लाल तबला कॉलेज में। बेटा उसकी हकीकत कहूंगा तो आप लोग सोच नहीं सकते कि उसने कैसे करके करा था 12th। उसकी हकीकत ये थी कि उस वो किराए पे रहता था नवाब में, मैं भी रहता था किराए पे, लेकिन हम लोग दूर रहते थे, उनको पता है सब कुछ। उसके फादर एक बार आते थे नवाब में खाली, और एक बार में अगर वो आलू लेके दे गए तो दे गए, उन्हें कभी भी 10 रुपए देके नहीं गए, कभी भी नहीं। वो अपने आप सब्जी खरीद के दे गए। अब उनकी इच्छा जब तक चला पाए, नहीं चल रही तो भिंडी बनाओ कुछ भी बनाओ, लेकिन आप लोग अपना पेट पालो अपने। उन पैसे नहीं थे, कहाँ से देंगे। और उस बच्चे ने जो मेरा क्लासमेट था, उसके चक्कर में मेरी बहुत डांट पड़ी थी क्योंकि मेरे नंबर से कमाए तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ वो था तो मेरे नंबर कम ही होंगे। तो और पैसे बहुत थे, लेकिन उसको देख के बहुत कम हो गए थे। अब वही बात है, तुम्हारे अगर मान लिया 90% आ जाए और तुम्हारे दोस्त का जो कहते मोहल्ले का उसके आ जाए 96 और वो भी डिस्ट्रिक्ट टॉप हो जाए, तो फिर तुम्हारे नंबर तो 90 बहुत कम लगेंगे ना। ऐसा ही था। तो क्या था, उसने उस टाइम बेटा सोचो ऐसा जीवन यापन करके, सोचो उस बच्चे को क्या मतलब क्या होता है कि जिसके पास 1 भी रुपया ना हो जेब में और रूम पे रह रहा है रेंट में, और सब्जी अगर उसे उसके पापा दे गए हैं वो खत्म हो जाएगी तो वो कुछ भी खाए, उसे मतलब नहीं उनके पापा को, मतलब उनका मतलब है पढ़ना है तो पढ़ो, वरना जाओ तो चले जाओ, उनके पास रुपया नहीं है। ऐसे टाइम पे उस लड़के ने पढ़ाई की और उसने 10th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया और 12th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। तो मैं उसी बात से कह रहा हूँ कि बेटा कभी भी मत सोचना कि हमारे पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है, या हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, कॉपी नहीं है, ये सब बहानेबाजी होती है। जिसे पढ़ना होता है वो कहीं भी बैठ के और किसी भी टाइप से पढ़ लेता है। सही है। तो आप लोग भी कोशिश किया करो, कभी ये मत देखा करो कि आज लाइट नहीं है तो पढ़ू ना, ये चीज नहीं है पढ़ू ना, ये माना करो कि मुझे इतनी देर पढ़ना है उतनी देर पढ़ना है। ठीक है। और मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ? अपने लिए। तुम लोग किसके लिए पढ़ रहे हो? अपने लिए पढ़ रहे हो, फिर दूसरे के लिए ना पढ़ रहे हो। पापा को तुमसे क्या फायदा है? खाली 1-2 बार तुम्हारी कार में बैठ जाएंगे, ये तो होगा, वरना वो यही कहेंगे हमारी बाइक ही अच्छी, कहाँ पे घूमो। सही है। ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग पढ़ाई करो अपने लिए। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, कौन सा पढ़ रहे थे? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैंने कल आपको सेल साइकिल के बारे में पूरा करके बता दिया था। किसी बच्चे को अभी भी तो कोई डाउट है क्या? अब नहीं होगा। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एम फेज और देखते हैं प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है और टीलोफेज में क्या होता है। वैसे मैंने आपको समझा दिया है बेटा। मैंने कहा था जो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, यानी कि डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है, वो बस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में आधा आधा हो जाएगा। और इसीलिए उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और वो आधा आधा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर। तो वैसे मैंने आपको डायग्राम की वजह समझा दिया। और वैसे हम लोग ये किताब भी एक बार पढ़ लेते हैं जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे बेटा? एम पेज। कहाँ से पढ़ेंगे? मैंने कहा था एम पेज में कितना टाइम लगता है? 5%। और बेटा सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? आई पेज में। कितना लगता है? 95%। कल हमने ये भी पढ़ा था जो मैमल्स की सेल होती है वो लगभग 24 घंटे में क्या होती है? डिवाइड। लेकिन एक ईस्ट की सेल होती है वो कितने देर में होती है? 90 मिनट। तो यहाँ पे मैंने कहा था इसके 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और। अब हम लोगों को क्लियर होगा कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है और टीलोफेज में क्या होता है। मतलब सेल क्या क्या एक्शन लेती है, यानी कि वहां पे क्या क्या चीजें करती है। तो एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा बेसिक आपको ये पॉइंट है बेटा, जो ये पॉइंट लगे हुए ये वाले, हम लोग देखते हैं पहले प्रोफेज में क्या होता है बेटा। क्या देखते हैं? प्रोफेज में। ठीक है। अगर हम प्रोफेज की बात करें तो मैंने सबसे पहले जो पॉइंट आपको याद रखना है वो बताया था क्रोमैटिन मटेरियल होता है, उससे क्या बनते हैं हम? क्रोमोसोम। क्या बनते हैं? मैंने ये बताया था। अच्छा आप लोग ये जानते हैं क्रोमैटिन क्या होता है? ये तो सबको पता है। डीएनए होता है जो अगर हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप्ड है तो उसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? तो प्रोफेज में क्रोमैटिन से क्या बनते हैं? क्रोमोसोम, जो हमने पहले बना दी थी जीवन फेज में, लेकिन बनते कब है? प्रोफेज में। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ये तो आप पढ़ लेना, लेकिन पहले आप लोग ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको हर फेज के। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कह रहा है ये।
समझो। देखो सबसे पहला कह रहा है क्रोमोसोमल मटेरियल, मतलब क्रोमैटिन। क्या कह रहा है? क्रोमैटिन। कह रहा है कंडेंस। कंडेंस का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब कंडेंस का मतलब होता है कुछ चीजें फॉर्मेशन होना। कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड। अब आप लोग बताओ यहाँ पे कितने क्रोमैटिड होंगे? 2। कितने होंगे? क्योंकि रेप्लिकेशन डीएनए का हुआ किया हुआ है ना, तो क्रोमैटिड कितने होंगे? 2। अगले कह रहा है बेटा अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, और दोनों क्रोमैटिड किससे अटैच होंगे? सेंट्रोमियर। इसीलिए मैंने ऐसा करके दिखाए थे आपको कि क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ऐसे। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये सेंट्रोमियर हो गया और यहाँ पे एक क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, सही है। तो यहाँ पे कितने क्रोमैटिड होंगे? 2, क्योंकि एस पेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है ना। अगर एस पेज से पहले के हम बनाते तो वो कैसे दिखते? ऐसे। समझ गए आप लोग? यही जो डबल डबल बॉन्ड हुआ यही तो आधा होता है बस खाली, और दोनों सेलों में चला जाता है, एक सेल में दूसरे सेल में। और डीएनए बॉन्ड कितना रहेगा? डबल, उतना ही रहेगा। और क्रोमोसोम नंबर भी कैसे रहेंगे? सेम। समझ गए आप लोग? दूसरा क्या है? सेंट्रोसोम which had undergo duplication during interphase being to move toward opposite pole, central वर्क कर रहा है। of the cell each centrosome radiate out microtubules called esters. the two esters together with spindle fiber form mitotic apparatus। यानी कि जो सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल वो अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ डुप्लीकेशन का मतलब है नंबर डबल हो जाता है उनका, और वो अपने अपने पोलों की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगले देखो। अब अगले देखो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कह रहा है सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज। अब जो प्रोफेज का एंड होगा उसमें क्या क्या होगा? कह रहा है व्हेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स शो नहीं कर रहा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो नहीं होगा, न्यूक्लियस शो नहीं होगा, और न्यूक्लियर एनवेलोप शो नहीं होगा। यानी कि ये सब कैसे होने लगते हैं? डिसअपियर। क्या होने लगते हैं? और जो हमें दिखते हैं वो क्या दिखते हैं? क्रोमोसोम। क्या दिखते हैं? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो अगर आपसे पूछ रहा है कि क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी हम लोग कौन से फेज में कर सकते हैं, तो कौन से फेज में? मेटाफेज में। किसमें करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बन गए, मेटाफेज में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। समझ गए आप लोग? तो मैंने क्या देखा? प्रोफेज में पहला क्या हुआ बेटा? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन गए, ठीक है, कंडेंस हो गए। दूसरा मैंने देखा कि यहाँ पे जो सेंट्रोसोम यानी कि सेंटर होता है उसका क्या होने लगा? डुप्लीकेशन, अपोजिट पोल में जाने लगे। और तीसरा मैंने देखा न्यूक्लियर एनवेलोप, यानी कि न्यूक्लियस का कवरिंग, और गोल्गी बॉडी, मतलब सेल ऑर्गन जो भी है वो क्या होने लगे? डिसअपियर, यानी कि डिसअपियर का दिखना बंद होने लगे। समझ गए आप लोग? तो इतना समझ गए प्रोफेज में क्या क्या होता है। अब आते हैं मेटाफेज में। किसमें आते हैं? मेटाफेज। प्रोफेज के बाद कौन सा होता है बेटा? मेटाफेज। ठीक है, और मेटाफेज में जो मेन काम होता है वो होता है, मैंने आपसे कहा था जो स्पिंडल फाइबर का बनेंगे वो अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से। किससे जाएंगे? मैंने कहा था सेंट्रोमियर के पास 2 काइनेटोकोर होते हैं, एक अपोजिट पोल का और एक इस पोल का, यानी कि अपोजिट पोल पे दोनों अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से। और दूसरा होगा मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? अरेंज। क्या हो जाएंगे? तो देखो यहाँ पे क्या है मेटाफेज में। तो पहला कह रहा है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जानते हो क्या होता है? मैंने कहा था कि ये क्रोमोसोम है बेटा, तो यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है, और इस साइड में और एक इस साइड में क्या होते हैं? काइनेटोकोर 2 होते हैं। ठीक है, एक इस पोल के लिए और एक इस पोल के लिए। तो यहाँ पे देखो पहला कह रहा है बेटा स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, और दूसरा कह रहा है बेटा क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। यानी कि यहाँ पे ये वाला देखो, ये सही है, इक्वेटर पे आ गई, और इक्वेटर पे आने के बाद यहाँ देखो स्पिंडल जो है वो अटैच हो गया किससे? काइनेटोकोर से। यानी कि मेटाफेज में कितना होता है? यही होता है। समझ गए आप लोग? अब इसके बाद क्या होगा? एनाफेज। और एनाफेज में जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। क्या हो जाएगा? और जो क्रोमैटिड है वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग। क्या हो जाएंगे बेटा? अलग अलग। सही है। तो इसके बाद एनाफेज देखो बेटा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप टेंशन मत लेना, ये सब यही लिखा हुआ है, इसका निचोड़ यही है तुम्हारे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको में। अगले देखो एनाफेज। एनाफेज के पहले डायग्राम देखते हैं। देखो मेटाफेज में क्या हुआ? ये हुआ था, देख लिया आप लोगों ने। और एनाफेज में देखो क्या होगा बेटा? ये है, ये जो क्रोमैटिड थे ब्रेक डाउन हो गए, यानी सेंट्रोमियर क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, और ये देखो अलग अलग हो गए। सही है। तो एनाफेज में देखो क्या होगा?
पहला कह रहा है बेटा सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, यानी कि जो क्रोमेटिड डबल हुए थे अटैच हुए थे वो क्या हो जाएंगे सेपरेट। और दूसरा कह रहा है बेटा क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स, एनाफेज में यानी कि जो क्रोमेटिड थे वो अपने अपने पोलों की तरफ जाने लगे। सही है, वो डायग्राम एक बार फिर दिखा दूंगा, मैंने बनाया था। और टीलोफेज में बेटा क्या होगा, ये अपने पोल पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कह रहा है क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो क्या थे क्रोमेट थे बिल्कुल अपने अपने पोल पे क्या हो गए, पहुंच गए। दूसरा कह रहा है न्यूक्लियर एनवेलोप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम, यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होगी, फिर से बनने लगेगी। और कह रहा है क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डॉटर का मतलब है नए वाले न्यूक्लियाई बने हैं, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और कह रहा है न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रीफॉर्म, और दोबारा से दिखने लगेगा। अब आप लोग बताओ, जो क्रोमेटिड अलग अलग हुए, न्यूक्लियस दो हो गए, तो इसका मतलब अब क्या होगा, साइटो यानी साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाएगा, सेल कितने हो जाएंगे, दो। समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अब क्या होगा बेटा, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब आप लोग देखो, एक बार फिर से मैं वही दिखा रहा हूँ आपको जो मैंने अभी दिखाया था। यहाँ पे देखो मैंने ये समझाया था आपको, मैंने कहा था जीवन फेज है, यहाँ पे तुम्हारा क्या था, एक क्रोमेटिन मटेरियल था, सही है। एस फेज में डीएनए बॉन्ड डबल हो गया, और प्रोफेज में क्रोमोसोम बन गए, मेटाफेज मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए, एनाफेज में क्या हुआ, जो डबल हुआ था वो आधा आधा ब्रेक डाउन हो गया, और टीलोफेज में ये अपने अपने पोल की तरफ चले गए। और साइटोकाइनेसिस मतलब सेल क्या कर गई, डिवाइड। और जितना पहले था देखो उतना ही यहाँ पे हो गया, समझ गए। तो ये तुम्हारा था माइटोसिस, क्या था, सही। तो एक बार देख लो उसे क्या करेगा पूरा। देखो यहाँ पे कह रहा है माइटोसिस accomplish not only the segregation of duplicate chromosome into daughter nuclei but the cell itself is divided into two daughter cell। यहाँ पे कह रहा है न्यूक्लियस ऐसा नहीं दो डिवाइड हो गए तो वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म का भी क्या होगा, डिवाइडेशन, जिससे क्या होंगे, दो सेल बनेंगे। कह रहा है बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब ही हुआ, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब डिवीजन। एट द एंड ऑफ व्हिच सेल डिवीजन गेट कंप्लीट इन एन एनिमल सेल, दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो। फरो का मतलब दरार, क्या होता है बेटा, दरार इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा, ये वाला स्टार बनाओ यहाँ पे। और कह रहा है द फरो ग्रेजुअली डिपेंड एंड अल्टीमेटली जॉइंट्स इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, और दो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगी, सेल डिवाइड हो जाएगी। अगले कह रहा है प्लांट सेल में क्या होता है, आपको पता है प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, क्या होता है, सेल वॉल। तो वही बस डिफरेंस होता है यहाँ पे, और उस वाले को बोलते हैं सेल प्लेट, अभी बताऊंगा मैं आपको, सही है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये कह रहा है साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म इन प्लांट सेल, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एक्जिस्टिंग लेटरल वॉल, द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बीइंग with the formation of a simple procedure called the cell plate that represent the middle lamella। आपको पता है middle lamella जो होता है, बीच वाला, ऐसे के मैंने बताया था आपको, ऐसे दिखाया था। तो ये वाला ऐसे के ऐसे देखा था हम लोगों ने। तो ये वाला लाइन, ये वाला कौन सा था, मिडिल लैमेला, कौन सा था, मिडिल लैमेला। कह रहा है बिटवीन द बॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बढ़ जाते हैं दोनों सेल में, ठीक है, आते आते हैं। और बेटा कह रहा है इसके बाद द टू डॉटर सेल इन सम ऑर्गेनेल कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। आप लोग बताओ बेटा मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन कहां-कहां होती है, जहां पे हम बोल सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस तो होगा लेकिन वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो बताओ वहां पे मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन रहेगी, एक सेल में ज्यादा न्यूक्लियस, वो कंडीशन कौन सी होती है, कहां पे, कहां पे, टैपिटम और उसे बताया था परसों, कोकोनट का एंडोस्पर्म, और तीसरा क्या बताया था, फंगस का हाइपे, जिसे बोलते हैं एसेप्टेड सिनोसेटिक कंडीशन, ध्यान है आपको, ठीक है। मसल्स में कुछ जगह यहाँ ऐसा बोल सकते हो। अगले कह रहा है बेटा, लेकिन किताब में आपके 3 जगह लिखी है, ठीक है। एक कह रहा है कंडीशन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंसिटियम, एग्जांपल क्या, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, जहां पे बेटा मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है, मतलब एक सेल में बहुत ज्यादा
बहुत सारे न्यूक्लियस। तो आप लोग सब बच्चे पहले ये बताओ, आप लोगों को माइटोसिस क्लियर हो गया सब लोगों को? हेलो, किसी कोई डाउट अभी तक? कहते सिंपल सा है ये। अगर आपको ये समझ में आ गया तो म्यूसिस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वो कैसे समझना पड़ेगा ये बताऊंगा आपको। पहले आप लोग ये वाला एक बार बेटा रिवाइज कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। सही है बेटा, सब लोग 5-5 बैठो, दिक्कत नहीं ले रहे हैं आपको। हाँ, लड़के तो साथ बैठ जाते हैं। लड़कियों में थोड़ा सा वो होता है ना, ऐसा लगता है कि हम क्यों बैठा दें। लड़के कहते हैं 5 ही 6 आ जाओ। बेटा अभी आपका टेस्ट होगा, इससे नहीं बात ध्यान रखना होगा। कौन था? केमिस्ट्री वाले सर। मुझे पता था इससे नहीं बात होगा। चलो मैं कंफर्म बता दूंगा आपको, ठीक है? और आपका चैप्टर आएगा वो आएगा, सुन लो अभी स्टार्टिंग में वो सॉरी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, यही चैप्टर आएंगे। हाँ तो बस तो फिर मैं तुम्हें रिवीजन करवा दूंगा और क्या बताऊंगा। बेटा तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? नहीं होगा ऐसा नहीं, 2 क्लास है, एक उधर भी 3 क्लास है। पढ़ो बेटा, तुम लोग कैसे कर रहे हो? अरे कौन कर रहे हो बेटा? आपको जो टेस्ट में आएगा वो आएगा प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। और इसीलिए मैं दे रहा हूँ एक बढ़िया चैप्टर है, क्योंकि पहला दूसरा चैप्टर बेकार किए हैं, उसमें क्वेश्चन तो आते नहीं है। प्लांट और एनिमल किंगडम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको दोनों को एक साथ दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग घर पे बैठ के पढ़ना है। अब टेस्ट जब भी हो कोई चैप्टर ही आएंगे, क्लियर? लिख लो सर, आप लोग ध्यान ना रहे। गधे हो ना, प्लांट किंगडम और दूसरा लिखो बेटा। अरे बोलने को भी नहीं बोल रहा हूँ बेटा, एनिमल किंगडम हैं 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 90 करने होंगे। जैसा नीट में होता है सेम वैसे होगा। और अगर जो भी बच्चा एब्सेंट हो गया, अगर किसी को एब्सेंट होना है तो पहले एप्लीकेशन दे देना। 5000 रुपए फाइन। सुनो दो, वरना उस बच्चे का टेस्ट दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि एक टेस्ट की जो प्राइस आती है वो लगभग 100 रुपए आती है। पूरा वैसा ही नीट की तरह बनता है बिल्कुल। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करो, पहली बार रुपए की बात नहीं है, बात है यहाँ पे टेस्ट देने की, और बात है यहाँ पे कि आप लोग किस सब्जेक्ट में कितनी पकड़ अपनी बना पा रहे हो। सही है? अरे अभी बोलो मत। और मैं तो उसी स्टूडेंट को सही कर दूंगा ना जिसके नंबर बढ़िया आएंगे। अब ये काम मुझे लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, अब तुम लोगों को नंबर आ रहे हैं 10-20 तो क्या फायदा है। मुझे लगे कि यहाँ 10-15 बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो लगभग 80+ क्वेश्चन कर पा रहे हैं नीट में, और वो भी जब मैं 2 चैप्टर का दे रहा हूँ खाली तब। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन कहीं से भी आए, लेकिन आपको 2 चैप्टर के क्वेश्चन आपको कभी कंप्लीट तरीके से आना चाहिए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और इसके बाद अभी मैं 2 चैप्टर दे रहा हूँ, इसके बाद पूरा यूनिट दूंगा फिर, और आने वाले टेस्ट में क्या होगा पूरा फर्स्ट ईयर, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग तैयार करते हुए चलो आराम से। और बेटा बायोलॉजी में तो ऐसी पकड़ बनाई लो जो मुझे कहते हुए अच्छा लगे कि हाँ वहाँ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। सही है? बढ़िया नहीं है, पहले करना टेस्ट का बढ़िया होगा, ऐसे कहने से बढ़िया नहीं है। तुम्हारे कहने से क्या, तुम तो कुछ भी कहते रहते हो। मुझे समझ में तभी तो आएगा जब आप लोग उसकी तरह परफॉर्म करोगे। वहाँ पे टेस्ट में आप लोग 90 क्वेश्चन में कितने कर पा रहे हो ये पता होगा मुझे।
और यहाँ पे मुझे लग रहा है 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो बेस्ट अपना देंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो बैठा है उधर वकील से बात करते हैं। ये ग्रीन शर्ट में बैठा नहीं है। चलो अब शांत जाओ, बहुत हो गया। अभी आपको चैप्टर तो बता दिए ना, प्लांट किंगडम और एनिमल। और एक बेटा अगले बोलो मत आप लोग, हाँ अगले बैठो आप लोग हैं। टेस्ट मैं नहीं बनाऊंगा, ऊपर से आएगा। टेस्ट बेटा आपका योगी नहीं बनाएंगे, जैसा बनाएंगे आप। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा टेस्ट, लेकिन मुझे नहीं मतलब, मुझे बच्चों से परफॉर्मेंस चाहिए, सही है। और मुझे सब बच्चों से नहीं, लगभग यहाँ पे 15 या 20 बच्चे ऐसे हों जो लगभग 80+ क्वेश्चन सही करें, चाहे वो अभी से पढ़े रात भर पढ़े, मुझे मतलब नहीं, ठीक है। उनके नाम बता दो। नाम क्या बता दूं, टेस्ट देख के बता दूंगा नाम। और दूसरा क्या है, हाँ ये बात सही है, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे अभी एवरेज हैं, मेहनत करते रहो लेकिन आप सही रहो। और ये मेरा है, ये मेरी गारंटी बिल्कुल, 1 साल आप बायोलॉजी पढ़ लोगे, उसके बाद जब सेकंड साल पढ़ोगे तो 100% आपको ऐसा लगेगा कि आप बायोलॉजी के महारथी बनने वाले हैं। और जो बालक पहली साल में पढ़े होंगे उससे पिछली साल, तो वो कितने भी कमजोर सही, लेकिन आपको ठीक ठाक होंगे, ये बात है 1 साल पढ़ने के बाद। और ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ जादूगरी चल रही है, या कोई मेरे पास टैबलेट है तो मैं आपको दूंगा, आप पानी से खा लोगे बायोलॉजी अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को मेहनत करनी है, और जिस बच्चे ने मेहनत करी होगी उसी का कुछ हो सकता है, वरना तो आपको पता है भगवान भरोसे क्या होगा। ठीक है, राम भरोसे हैं। चलो बेटा, पहले आप लोग ये बताओ, आप लोग माइटोसिस क्लियर समझ गए सभी बच्चे? मैंने आपको रिवाइज के लिए टाइम दे दिया, एक बार ये भी दिखा दे रहा हूँ फिर से। फिर हम लोग पढ़ते हैं म्यूसिस। क्या पढ़ते हैं? पहले देखो माइटोसिस में क्या फेल हुआ था, एक बार समझ लो मैं क्या बता रहा था। मैंने कहा यहाँ पे हुआ, पहले हुआ आई फेज, और फिर क्या हुआ बेटा? ये माइटोसिस है, ठीक है। जैसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन, या मैं बोल सकता हूँ इसे बोलते हैं इक्विटेशनल डिवीजन। क्रोमोसोम क्या रहेंगे? सेम। बेटा बोलो मत कोई बच्चा। इसके बाद देखो, यहाँ पे मैंने कहा था आई फेज है, इसके 3 फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज और बेटा G2 फेज। मैंने कहा था S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब एक लाइन ध्यान रखना यहाँ पे कि डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम। तो इसका मतलब क्रोमैटिड बढ़ेगा, यानी क्रोमोसोम का क्या बढ़ेगा? क्रोमैटिड। क्लियर? अब अगले अगर हम बात करें तो G2 के बाद होता है बेटा प्रोफेज, क्रोमोसोम बनते हैं। मेटाफेज मतलब इक्वेटर पे आते हैं। एनाफेज मतलब ऐसा रखना, एना मतलब ना, और ना मतलब अलग 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 जाते हैं। और टीलोफेज मतलब पोल्स पे आते हैं। और इसके बाद क्या होता है? जो डीएनए का अमाउंट डबल हुआ था वो दोनों सेलों में आधा आधा पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए अमाउंट डॉटर सेल में क्या रहता है? सेम। जैसा पेरेंटल सेल में होगा वैसे ही कितना होगा? डॉटर सेल में। क्लियर हुआ इतना? तो माइटोसिस तो हम लोग समझ गए, ठीक है, लगभग सही बच्चे समझ गए। अब हम लोग समझते हैं म्यूसिस। क्या समझते हैं? तो सभी लोग आराम से बिल्कुल बैठ जाओ बिना शोर करे, और हम लोग पहले ऐसे समझेंगे, किताब पढ़ते रहेंगे, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग समझते हैं म्यूसिस है क्या। बेटा आप लोग बताओ पहले, म्यूसिस का सिंपल सा मतलब मैंने बताया था कि जब हमें डिप्लॉइड सेल से कैसे सेल बनानी हो, हैप्लॉइड। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुझे अगर 46 क्रोमोसोम है मेरी पेरेंटल सेल में, तो डॉटर सेल में कितने रहेंगे? 23। कितने रहेंगे? मुझे ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैं बना रहा हूँ गैमीट। क्या बना रहा हूँ? और गैमीट का मतलब होता है एक सेल पापा की और एक सेल मम्मी की, दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा। और हमारी सेल कैसी हो जाएगी फिर से? तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो। अरे तुम मत बोलो, मैं बता रहा हूँ बेटा। शांत रहो, डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि एक फ्लो होता है वो बैठ जाता है, अगर आप फ्लो पीछे बोल रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 46 क्रोमोसोम है। अब मुझे 46 से अगर वो सेल ऐसे डिवाइड करना पड़े, इसमें 23 क्रोमोसोम हो। कितने हो? 23 क्यों हो? क्योंकि आपको पता है 23 फादर के और 23 मदर के, जब दोनों मिलेंगे तो उसका मतलब कितने जाएंगे? फिर से 46 जाएंगे। और हमारी सेल हैप्लॉइड से क्या हो जाएगी? फिर से डिप्लॉइड हो जाएगी। मतलब अगर हम बात करें, ये सेल है, ध्यान समझे ना,
इसमें बेटा क्रोमोसोम कितने 46 और डीएनए कंटेंट कितना है 2C, कितना है 2C है, ठीक है। अब मुझे अगर म्यूसिस करना है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हमारा सेल होंगी वो बनती है 1 से 4, कितनी बनती है, पहले बनती है 1 से 2 और फिर 2 से कितनी बनती है 4। अभी मैं डायरेक्ट आपको 4 बता दे रहा हूँ नॉर्मली, लेकिन अभी समझाऊंगा क्यों बनती है। ये देखो ये 4 बन गई, कितनी बन गई बेटा, और ये 4 सेल होंगी, इनके पास डीएनए कंटेंट तो 2C होगा, लेकिन क्रोमोसोम कितने होंगे 23, कितने होंगे बेटा, और इसीलिए ये सेल कैसी बन गई बताओ, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल से, ठीक है। दूसरी बात, डिप्लॉइड क्यों बनाते हैं, गैमीट बनाने के लिए, किसके लिए, ये फादर के और ये जब मिलेंगे तो फिर से कैसी हो जाएगी, और फिर से क्या होगा माइटोसिस, और हमारा पूरे बॉडी का ग्रोथ हो जाएगा, समझ गए आप लोग। फिर हमारे जब हम मैच्योर हो जाएंगे तो हमारे गैमेट बनेंगे, तब क्या होगा म्यूसिस। ये बात क्लियर है। अब अगले देखो बेटा, यहाँ पे होता कैसे वो समझते हैं म्यूसिस के लिए। देखो आप लोगों को मैं बता दूं, म्यूसिस होता है 2 पार्ट में कंप्लीट, एक होता है म्यूसिस फर्स्ट और एक होता है म्यूसिस सेकंड। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक हो रहा है बेटा म्यूसिस फर्स्ट और ये क्या होता है बेटा, ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट म्यूसिस सेकंड होता है तब होता है, यानी कि एक सेल से फाइनली कितनी सेल बनती है 4, कितनी बनती है। यहाँ पे होता क्या है, देखो ध्यान समझना बेटा, ये एक सेल है, क्या है, एक सेल है, ठीक है, हमारी सेल है बॉडी की, और इसमें हम म्यूसिस करवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया, मैंने कहा था यहाँ पे क्रोमोसोम कितने होंगे 46, कितने होंगे, और डीएनए कंटेंट होगा 2C, कितना होगा, और ये कैसी सेल है, पेरेंटल सेल है, कैसी है, पेरेंटल सेल का मतलब होता है जो सेल डिवाइड करती है वो, सही है। अब आप लोग बताओ इस सेल में सबसे पहले देखो G1 और G2 में नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ रहे हो G1 G2 में कुछ नहीं होता है, खाली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो भी एक पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, पार्ट। हमें डायरेक्ट जो ध्यान रखना है वो रखना है एस पेज, कौन सा ध्यान रखना है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा ना, ठीक है। तो बेटा एस पेज होगा, तो आप लोग बताओ ये सेल कैसी हो जाएगी, क्रोमोसोम रहेंगे 46, लेकिन डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा, ये बात समझ में आई। अभी तक वैसा ही चल रहा है जैसा वहां चल रहा था। और बेटा इसके बाद चलो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार G1 और एक बार इसके बाद क्या लिख दे रहा हूँ G2, ये बात समझ गए। ये तो इसका हो गया आई फेज, कौन सा हो गया, अभी तक किसी बच्चे को डाउट है बताओ, ये वैसा ही हो रहा है जैसे माइटोसिस हो रहा था। अब अगले जाओ बेटा, यहाँ पे क्या होता है जब एम फेज होगा, कौन सा फेज होगा, एम फेज। तो पूरी कथा कहानी तो बाद में बताऊंगा के, पहले आप लोग समझ लो होता क्या है। अब होगा बेटा एम फेज, कौन सा होगा, एम फेज होगा। तो ये सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कितने में जाएगी, मतलब एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, 2। अब ये देखना वहां पे क्या चेंज था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेटा जो 4C हुआ था वो 2C इसमें और 2C इसमें, क्रोमोसोम सेम रहेंगे नहीं रहेंगे, आप लोग को बताओ। अगर मैं ये करूं कि 46 के 23 इधर कर दूं, 23 इधर कर दूं, तो आप लोग बताओ क्या डीएनए पोलैरिटी अभी डबल नहीं रहेगी, नहीं समझ में आया आपको। अगर 46 क्रोमोसोम है, एक बात ध्यान समझे ना, आप लोग ये भूल जाओ कि माइटोसिस है या म्यूसिस है, आप लोग कुछ वैसे आगे लगाओ रीजनिंग। अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, डीएनए कंटेंट कितना है 4C, अगर मैं यहाँ भी 46 रखूं, यहाँ भी 46 रखूं, तो क्या मुझे ये 2C नहीं करना पड़ेगा, जो डबल हुआ था वही तो आधा करना पड़ेगा। अब मैं दूसरे केस में क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें तेज कर दे रहा हूँ, क्रोमोसोम आधे कर रहा हूँ और इसमें तेज कर दे रहा हूँ, तो आप लोग बताओ कि डीएनए कंटेंट डबल नहीं रहेगा, यानी 4C ही रहेगा अभी भी। ये समझ में आया आपको, क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूसिस में ये जो डिफरेंस होता है, हमने यहाँ 46 के तेज कर दिए, यहाँ तेज कर दिए, यहाँ जो सेंट्रोमेयर ब्रेकडाउन हुआ था वहाँ एनाफेज में वो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो पूरे क्रोमोसोम भेज दिए ना दोनों सेलों में। अब आप लोग बताओ तो क्या डीएनए अमाउंट जो डबल हुआ है वो आधा हुआ क्या, नहीं हुआ। और डीएनए अमाउंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सेल में डबल अमाउंट डीएनए का रहे, क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ पे इतना अंतर होता है खाली माइटोसिस से कि यहाँ पे 23 क्रोमोसोम मैंने सेल में भेज दिए और 23 किसमें भेज दिए। अगर मैंने क्रोमोसोम आधे आधे करे हैं तो क्या डीएनए कंटेंट आधा होगा, नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे 4C रहेगा और यहाँ भी कितना रहेगा 4C। ये बात पल्ले पड़ गई आपको। अब आप लोग बताओ क्या ये सेल हैप्लॉइड नहीं हो गई, सेल तो हैप्लॉइड हो गई, हमें हैप्लॉइड ही करनी थी, लेकिन बेटा क्या डीएनए अमाउंट आधा हुआ है अभी, जो डीएनए रेप्लिकेशन डबल हुआ था नहीं हुआ है ना। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक सेल से 2 बनती हैं और उसके बाद 2 से कितनी बनती है 4।
आप लोग ये भी मन में कुछ गधे ऐसे भी होंगे और मन में सोचेंगे एक सेल से दो, 2 से 4 तो वहां भी हो सकता है, लेकिन वहां बेटा 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा तो द्वारा एस फेज होगा, यानी कि द्वारा सेल साइकिल होगा। लेकिन यहाँ पे एस फेज अब हो चुका है, एक ही बार होगा, अब द्वारा एस फेज नहीं होगा। अब आप लोगों का अगर अंदर थोड़ा सा दिमाग है तो आप लोग बताओ, ये वो वाली कंडीशन नहीं है क्या जो माइटोसिस में हमें प्रोफेज में मिली थी? है भाई कंडीशन? आप लोग बताओ, वहां पे जो हमें प्रोफेज मिली थी, डीएनए अमाउंट डबल था 4C और क्रोमोसोम कितने थे? वहां 4, आप कहां से 46 थे, लेकिन ये सेल तो हैप्लॉइड हो गई ना, हमें हैप्लॉइड करनी है, तो यहाँ पे कितने मिले हमें? 23। कितने मिले? 23। अब हमें खाली म्यूसिस सेकंड में क्या करना है, बस इसका देखो, एक सेल से मैंने 2 सेल, अब द्वारा एस फेज नहीं होगा, ध्यान रखना, 2 सेल बनानी और इससे भी कितनी बनानी बेटा? 2 सेल। और अब आप लोग बताओ, फिर देखो भाई दिमाग लगाओ जरा, अगर मैं यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है और मुझे यहाँ भी कितने रखने, तो डीएनए कंटेंट कितना होगा? 2C, क्योंकि एक सेल से अब कितनी हो गई? 2। और यहाँ पे भी अगर 23 रखने तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट कितना रहेगा? 2C स्टार्टिंग में था देखो, और 2C हो गया, समझ गए आप लोग। और यहाँ पे भी 23 है तो 23 यहाँ पे रखने होंगे मुझे, और 23 यहाँ पे रखने होंगे, तो डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा? ये बात करनी पड़ गई आप लोगों को। ये वाला जो होता है बेटा, यहाँ से इधर देखो, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है वो है म्यूसिस फर्स्ट, क्या है? और ये वाला है यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो कौन सा है? म्यूसिस सेकंड। अगर बच्चों को ये बात क्लियर हो गई तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को म्यूसिस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सही है, अब कुछ नहीं होता इसमें, जो खाली हमें पढ़ना है प्रोसेस क्या क्या होती है। एक बार आप लोग ये लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी से, फिर इसके बाद मैं ये दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है? एक बार फिर आपको कैसे क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बना लो जैसे मैंने बनाया, किताब में बनाओगे नहीं है। कहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा? क्यों आएगा? एस पे जी हो तो गया, ठीक है बेटा। चलो, तो G1 S G2 उसके बाद सही है, I पे J हो गया और इसके बाद म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। चलो देखो, लिख लिया? अरे अभी कहाँ लिया? अरे फोटो ले रहा बेटा, बना लिया करो ये चीजें, किताब में बना लो, अगर आपको बनाना है किताब में बना लो।
बहुत हवा में बैठे हुए यहाँ मजा आ रहा है बगैर फ्लेक्स नहीं बजा रहा। चलो ठीक है, ये लिख दिया तुम लोगों ने, लिख लिया? चलो ठीक है, समझते इसको हैं। यहाँ पे देखो, ये समझाऊं दोबारा आपको, दोबारा समझाऊं बेटा? पहले बताओ सब लोगों ने लिख लिया? सब लोगों ने टोटल? तो अब आप लोग शांत बैठो। पहले मैं आपको माइटोसिस एक बार दिखा दूं। बच्चों का डाउट ये हो रहा है कि सर अगर हम तेज यहाँ पे कर रहे हैं तो डीएनए कंटेंट आधा क्यों नहीं हो रहा है? ये बच्चों का डाउट हो रहा है, ठीक है? एक का आप लोग बेटा खुद समझो। पहले ये वाला अगर डायग्राम आप लोग समझ गए तो इसका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला नहीं, तभी तो क्लियर होगा वो आधा क्यों नहीं हुआ। एक ये देखो सब लोग, यहाँ पे मैं यहाँ पे वही समझा दे रहा हूँ दोबारा, ठीक है? देखो कैसे बेटा, आप लोग बताओ। एस पेज में मैंने कहा था कि डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, डबल हो गया। क्रोमोसोम नंबर सेम रहे, क्योंकि मैंने कहा था क्रोमेटिड डबल हो गया, मतलब एक के कितने हो गए? तो समझ गए आप लोग? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनाफेज में क्या होता है, ध्यान समझना। अगर आप लोग बताओ यहाँ पे ये कितने 4 हैं, ये भी कितने 4 हैं। अगर मैं यहाँ पे जो डबल हुआ था अमाउंट, अगर वो 20 से तोड़ दूं, आधा आधा कर दिया मैंने, और बेटा ये अलग अलग सेल में चला गया ना, तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा। कैसे आएगा? तो आप लोग बताओ डीएनए कंटेंट आधा हुआ नहीं हुआ? और क्रोमोसोम कितने हो गए? 4। अब यही देखना, अगर मैं ऐसा करता कि यहाँ पे ब्रेक डाउन ना करके मैं 2 क्रोमोसोम इधर भेज देता इस वाली सेल में, और 2 किस में भेज देता? इस वाली सेल में। बताओ ये आधे नहीं होगा क्रोमोसोम? तो बताओ क्या डीएनए कंटेंट आधा होता है? बस यही तो वहां पे खेल है, समझ गए हम लोग? और इसे आधा करने के लिए मैंने क्या किया? मेयोसिस सेकंड। मैं मेयोसिस सेकंड को ऐसे बोल सकता हूँ, एज लाइक माइटोसिस। क्या बोल सकता हूँ? कहते हैं बिल्कुल माइटोसिस तरह होता है। क्योंकि आप लोग बताओ, ये वाली कंडीशन जो 4C और 46 वाली तो हमें कहाँ मिली? वहां पे मिली नहीं मिली? हम इस पेज में खाली डीएनए कंटेंट डबल ही तो करते हैं, वो हमें मिला डबल। समझ गए? अब तो हमें खाली डीएनए कंटेंट आधा करना था, मेयोसिस सेकंड वो हमने कर दिया। और एक सेल से कितनी सेल बन गई? 4। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है? अब देखो, आप लोग इतना तो बेसिक लगा सकते हो बेटा दिमाग। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर कोई सेल है, आप लोग को देखना, अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, डीएनए कितना 4C है। अगर मैं एक सेल से 2 सेल बनाऊं, कितने बनाऊं? तो आप लोग बेसिक दिमाग लगा सकते हो कि अगर मैं क्रोमोसोम 33 करूंगा तो बेटा डीएनए कंटेंट कितना रहेगा? डबल। उतना ही रहेगा, 4C। समझ गए आप लोग? और या तो मैं ऐसा करूं कि 2C करूंगा, तो इसका मतलब क्रोमोसोम सेम रहेंगे। क्लियर? तो आप देखो, अब उस पे जाने, अब देखो क्या होता है। अब आप लोग पढ़ने पड़ेगा अच्छे से। क्या होता है? कहाँ गया वो? हाँ, इधर देखो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सबसे पहले G1 फेज हुआ, सही है? सेल हमारी डिप्लॉयड ही है अभी, कैसी है? फिर S फेज हुआ, इसके बाद क्या हुआ? G2 फेज। क्या हुआ? S फेज में डीएनए कंटेंट डबल हो गया और क्रोमोसोम कितना है? सेम। सही है? अब देखो M फेज में यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे वहां देखो, माइटोसिस के एनाफेज में और म्यूसिस के एनाफेज में यही तो डिफरेंस होता है खाली। यहाँ पे पूरा क्रोमोसोम चला जाता है डॉटर सेल में, और वहां पे पूरा क्रोमोसोम नहीं जाता। वहां पे क्या रहता है? क्रोमेटिड। क्या रहता है? ये लाइन भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि माइटोसिस के एनाफेज में क्या जाते हैं? क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। और बेटा ये म्यूसिस होता है, उसमें जो सेपरेट होते हैं वो क्या सेपरेट होते हैं? क्रोमोसोम। क्या होते हैं? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 से 2 सेल बनाई, तो यहाँ पे देखो डीएनए कंटेंट कितना है? 4C दोनों में, लेकिन मैंने क्रोमोसोम कितने कर दिए? आधे। 23 इधर और 23। अब ये डीएनए कंटेंट जो डबल है, इसको मुझे खाली मेयोसिस सेकंड में क्या करना है? आधा। समझ गए आप लोग? तो ये था मेयोसिस फर्स्ट, और वो क्या था? मेयोसिस सेकंड। और ये क्या था बेटा? आई फेज। अब अगर मैं यहाँ पे एस, और देखो अगर मैं यहाँ एस फेज दोबारा कर दूं तो ये माइटोसिस नहीं बन जाएगा? तो मेयोसिस बचा ही कहाँ फिर ये? समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको? बताओ। अब देखो मैं बाकायदा स्टेज लिखता हूँ क्या क्या होती हैं। अगले बढ़े, देखो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको मेयोसिस के बारे में बता रहा हूँ अच्छे से, ठीक है? फिर आप लोगों को ये खाली पढ़ने के लिए बचेगा, खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है? पूरा सिलेबस, वो सॉरी पूरा एक चैप्टर है।
यहाँ पे होता क्या है, म्यूसिस फर्स्ट होता है, म्यूसिस क्या होता है, सेकंड। आप लोग बताओ सबसे पहले बेटा, अगर मैं ये बात करूं तो पहले होगा म्यूसिस फर्स्ट और द्वारा क्या होगा, म्यूसिस सेकंड होगा, ठीक है। तो आप लोग बताओ इससे पहले भी तो क्या होगा, G1S G2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसे करके ब्रैकेट में G1, इसके बाद S और इसके बाद G2। अब इसके बाद क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है बेटा प्रोफेज फर्स्ट। क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट बोलते हैं, म्यूसिस फर्स्ट का इसलिए प्रोफेज फर्स्ट। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट के आपको पता है फिर से 5 क्लासेस होती हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ म्यूसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट फेज होता है और सेल साइकिल, यानी कि पूरा सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि ये फिर से डिवाइड होता है किस में, लैप्टोटीन, सुना है नाम आपने, इसके बाद जाइगोटीन, इसके बाद और इसके बाद डिप्लोटीन और इसके बाद क्या होगा बेटा, डाइकाइनेसिस। ये क्यों होता है कोरिया, ये बताऊंगा, ठीक है, ये कोरिया क्यों हो रहा है, ठीक है, ये इतना सब क्लासेस क्यों है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, और अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी है तो आपको समझ में आना चाहिए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तभी तो हम एग्जैक्ट अपनी मम्मी पापा की तरह होते नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक, देखो जब हैप्लॉइड सेल बनती है तो आपको पता है एक पेयर का एक क्रोमोसोम आता है, कितना आता है, एक पेयर का एक, और वो भी ऐसे आता है कि एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल करके आता है जो रह गया है मम्मी के पास अभी। तो हमारा हम एग्जैक्ट कैसे हो जाएंगे मम्मी पापा तरह, समझ गए आप लोग। और ये डिवीजन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी गैमेट के फॉर्मेशन में। अगले देखो, तो पहला प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा कौन सा होगा बेटा, फिर वही हिसाब से मेटाफेज, इसके बाद एनाफेज फर्स्ट, इसके बाद टेलोफेज फर्स्ट, और इसके बाद क्या होगा बताओ, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, और इसके बाद तुरंत क्या होगा, म्यूसिस सेकंड। और यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ एज लाइक माइटोसिस, लेकिन लिखूंगा नहीं, आप लोग ऐसे लिख सकते हो प्रोफेज सेकंड। अब बताओ क्या द्वारा G1S G2 होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। तो अब होगा प्रोफेज सेकंड, इसके बाद क्या होगा बेटा, मेटाफेज सेकंड, और इसके बाद होगा एनाफेज सेकंड। ये दिखा रहा है क्या, एनाफेज सेकंड, इसके बाद सही से बोला तो राव ना के बोलते हैं, टेलोफेज सेकंड, और इसके बाद क्या होगा बेटा, साइटोकाइनेसिस। बस हो गया साइटेशन। ये था तुम्हारा क्या, म्यूसिस। इसमें इतनी सारी स्टेप होती हैं, वहां पे कितनी थी खाली, प्रोफेज G1S G2, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टेलोफेज, इसके बाद साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे क्या है, G1S G2, इसके बाद प्रोफेज, इसके बाद लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइडिन, डिप्लोटीन और डिप्लोटीन जैसे लिखना है। देखो बेटे आप लोग पढ़ो बस। अगर आपको लग रहा है कि एक भी वर्ड से तो हिंदी वाली क्लास से पढ़ो, आपको लग रहा है सीबीएसई वर्ड से सीबीएसई के साथ पढ़ो, किसी भी तरह से पढ़ो, मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ाई करो बस, ठीक है। ये बताओ, ये नहीं कर पाएंगे कुछ और कर रहे हैं यहाँ मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल जैसे बोला कि हमारे दिमाग कहीं और जा रहा है। चलवन क्या है, कहाँ से आते हो, नाखून, नाखून मैं नाखून पैसे किससे आते हो, ट्रेन से आते हो, नहीं ज़्यादा मुझे लगा यार बस ये काफी दूर से आते हैं।
कलर चलो अच्छा वो मान तो ये साथ लिखते रहो तो बड़ी चीजें ये किताब में लिखो कुछ भी लिखो कहीं भी लिखो बस पढ़ाई करना है कल पेपर है ना यहाँ इस कॉलेज में हो रहा है पेपर अगर मुझे लग रहा है हो रहा होगा तो कल 100% में छुट्टी रहेगी क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे पुलिस बहुत रहेगी और मुझे लग रहा है वो रिहर्सल तो हमारे पूरी तरफ पहले ही कर रहे थे रिहर्सल का मतलब है कि शूटिंग कर रहे थे एक बार देख रहे थे कैसे रोकना है लोगों को कैसे क्या करना है और मुझे लग रहा है कल तो कोई आ ही नहीं सकता जहाँ पेपर होगा आपको पता है पहले एक बार लीक हो चुका है तो ऑफिस तक का आदेश है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए तो इसीलिए चलो कोई बात नहीं अगर ऐसा होगा तो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा सोए बकाया अभी सोचो कि होगी कल कोचिंग ठीक है ये मतलब नहीं होगी ये अभी से कोई प्लान ना हो प्लान बच्चों के माइंड में प्लान बहुत चलते हैं बेटा पेपर होंगे कितने दिन बताना जरा अरे कदो अगर 2 दिन भी होंगे तब भी तो कल क्या दिन है अरे दिन क्या है कल शुक्रवार है ना सुनो सुनो कल फ्राइडे और करते बोलो मत मैं बोलूँ तुम बोलो बताओ सैटरडे को छुट्टी रहेगी अगर कल ऐसा हुआ 30-24 दोनों दिन पेपर हो रहे हैं और संडे को तो बैच छुट्टी रहती है मंडे को वैसी रहेगी जन्माष्टमी है इसका मतलब है छुट्टी नहीं तो आपकी रहेगी कितने दिन 4 दिन जो आपको अगले मंगलवार को आना होगा अब इतना खुश मत हो बता दीजिए कब होगी इतना मत बोलो बेटा 12 बजे आप लोग इतना क्यों बोल रहे हो अब इधर देखो मेरी तरफ देखो आज मेरी तरफ नहीं देखो इधर देखो मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले सुनो आप लोग मैं ये कह रहा हूँ बेटा अगर आपकी छुट्टी होती है अभी कंफर्म नहीं है अगर छुट्टी होती है तो बेटा फिर से मैं काम दे रहा हूँ आप लोगों को आप लोग फर्स्ट चैप्टर से लेके एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर डालो सेल चैप्टर तक ठीक है अगर कोशिश रहे तो आगे रिवाइज करना पहली बात तो इतना ही कर लेना सही छुट्टी वाले दिन और शरारती जाते हो इसके बाद क्या है कि आप लोग कोशिश करना बेटा कि अगले जाके आप लोग इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना इन चैप्टरों की आप लोगों को दोबारा पढ़ना ना पड़े पूरी साल तक अगर आपको इतनी छुट्टी मिल रही 4 दिन की तो और वैसे अभी भी कंफर्म नहीं छुट्टी होगी अभी तो आपको कल ग्रुप में पता चलेगा अगर कल पेपर इस कॉलेज में हुआ तो मुझे 100% लग रहा है कंफर्म है इस कॉलेज में है पेपर तो फिर कंफर्म ही है मेरे को लेकिन ये बताओ कौन सी मीटिंग पेपर होता है टाइम कितना होता है दोनों मीटिंग होता है बहुत बढ़िया तो आप लोग जल्दी 4 दिन छुट्टी है बेटा जल्दी नहीं आपको 2 होना चाहिए तो और जो हंस रहे हैं ये सब नालायक बच्चे हैं आप लोग 2 होना चाहिए कि 4 दिन हमारी पढ़ाई नहीं होगी हमारी और तुम लोग खुश रह क्या बात है अपनी मजा आ गया हाँ ठीक है यहीं पे अरे ठीक है बेटा बता दूंगा बता दूंगा चलो बेटा इधर देखो अब बोलो मत कोई भी वो क्या बोल रहे हो ये देखो मैं आपको बता रहा था म्यूसिस क्या बता रहा था जिसे मैंने बताया यहाँ पर म्यूसिस फर्स्ट होता है म्यूसिस क्या होता है सेकंड बेटा मैंने कहा था म्यूसिस सेकंड फर्स्ट में सेल क्या हो जाती है हैप्लॉइड हो जाती है लेकिन म्यूसिस सेकंड इसलिए होता है उस सेल की पोलैरिटी को आधा करने के लिए क्योंकि सेल तो हैप्लॉइड हो जाती है लेकिन उसकी पोलैरिटी हाफ नहीं होती है
डीएनए कंटेंट उतना ही रहता है, इतना था डबल। ठीक है, तो हमने देखा कि माइटोसिस में तो आपने देख लिया जीवन होता है, एस होता है, जी2 होता है, इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है, और इसके बाद डायरेक्ट क्या होता है बेटा, साइटोकाइनेसिस, और सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और डिप्लॉइड की डिप्लॉइड ही रहती है। लेकिन जब होता है म्यूसिस तो वहां पे क्या होता है कि हमें सेल करनी होती है हैप्लॉइड। कैसे करनी होती है, यानी कि अगर 46 क्रोमोसोम है तो हमें दूसरी सेल में कितने रखने होंगे, 23। तो पहले एक सेल से 2 सेल बनती हैं, उसके बाद 2 से कितनी बनती है, 4। अब ये मत करना सर, अगर यहाँ पे भी हम 1 से 2, 2 से 4 बनाते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे 1 से 2 बनाओगे, अगर 2 से 4 बनाओगे तो पहले आपको एस पेश करना पड़ेगा बीच में, G1 है G2 फिर से होगा। लेकिन यहाँ पे 1 से 2 होती हैं तब G1 है G2 होता है, और जब 2 से 4 होती हैं तब नहीं होता है, क्योंकि डीएनए कंटेंट जो हमें डबल करना होता है एस पेज में वो पहले से किया हुआ होता है। तो हम क्यों करेंगे, देखो यहाँ पे आप लोग बताओ बेटा, क्या यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल नहीं है, और यही तो हम लोग करते हैं स्टेज में करके, समझ गए आप लोग। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा। तो हम लोग म्यूजिक स्टार्ट करें, चलो म्यूजिक के बारे में पढ़ते हैं। और बेटा मेहनत से पढ़ो आप लोग, और मेहनत करो ज्यादा। अच्छा, सिग्निफिकेंस रहेगा थे माइटोसिस के, इसका मतलब खाली इतना होता है कि कहाँ पे ये यूज होता है, क्या होता है माइटोसिस, तो पढ़ लो एक बार। चलो यही पढ़ लो पहले, कह रहा है माइटोसिस, इतना ही है, हाँ सही। अब ये बातें सब आपको पता है बेटा, मैं इतनी बार आपको चीख चुका हूँ, बता के थक गया हूँ बिल्कुल। यहाँ पे देखो, पहले कह रहा है माइटोसिस और द इक्विडेशनल डिवीजन। आप लोगों को पता है माइटोसिस को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, इक्विडेशनल डिवीजन। इसका मतलब ये इक्वल क्रोमोसोम रहे बस, सही है। कह रहा है इट यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल ओनली, however in some lower plant and in some social insect haploid cell also divide by। मैंने सिंपल भाषा में बोला था, मैंने कहा तुम ये नहीं कह सकते कि खाली डिप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होगा। आप लोग ऐसे बोलो जहां मुझे दूसरी सेल में सेम क्रोमोसोम रखने हो, चाहे वो डिप्लॉइड हो चाहे वो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ सिंपल भाषा में, अगर कोई सेल डिप्लॉइड है और मुझे डिप्लॉइड ही बनानी है तो क्या होगा, माइटोसिस। और अगर कोई सेल हैप्लॉइड है और मुझे हैप्लॉइड ही बनानी है तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। गधो, ऐसे तो नीचे में धोखा खा जाते हो। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, अगर हैप्लॉइड सेल है मुझे हैप्लॉइड ही बनानी है तो क्या होगा। और हैप्लॉइड जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो लोअर प्लांट या लोअर एनिमल्स में होती है, हर किसी में नहीं होती है। तो इसलिए हम बेसिकली बोल देते हैं कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जब बनाते हैं, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाते हैं तो क्या होता है, माइटोसिस। क्लियर हुआ, ठीक है। अगले कह रहा है इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आप लोग पता है आपकी पूरी बॉडी में कौन सा डिवीजन हो रहा है, कौन सा हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है आपकी डिवीजन बॉडी में, ठीक है। कह रहा है आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल्स वेयर यू हैव स्टडी अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट। आप लोगों को पता है इंसेक्ट डिप्लॉइड भी होते हैं, कुछ हैप्लॉइड भी होते हैं। जैसे हमने देखा था ये क्या, हनी बी, क्या देखा था, लेकिन ध्यान रखना हनी बी नहीं, मेल हनी बी ऐसे बोला करो। अगर तुमने फीमेल बोला चक्कर में पड़ जाओगे। हाँ, क्योंकि फीमेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32, और मेल में कितने होते हैं, 16। इसीलिए मैंने कहा था वहां पे एक मैकेनिज्म फॉलो होती है जिसे बोलते हैं डिप्लॉइड हैप्लॉइड मैकेनिज्म। क्लियर, ठीक है। अगले देखो बेटा, कह रहा है माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। आप लोग बताओ, सबसे अच्छा पॉइंट है ये। आप लोग बताओ, अगर पेरेंटल सेल है और हमें बिल्कुल उसकी क्लोन, क्या यानी कि जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल आइडेंटिकल रहे, जैसे पापा का था वैसे उस डॉटर सेल में रहे, तो वो कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। कौन सा होगा। और अगर बेटा जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाए तो वो कौन सा होता है, म्यूसिस। अगर एक बात आपको बताऊं नॉलेज के लिए, अगर बेटा कहीं से भी अगर हमारे गैमेट्स जो बनते हैं, अगर उसमें धोखे से भी माइटोसिस हो रहा होता, किस टाइप से क्या हो रहा था, माइटोसिस, तो बिल्कुल हम लोग अपने फादर की तरह क्लोन बन सकते थे। जैसे हमारे फादर का स्ट्रक्चर सेम होती, वैसे सेम टू सेम कैसे होती है, हम लोगों की होती। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, म्यूसिस। क्या होता है बेटा, और म्यूसिस होता है, इसका मतलब हैप्लॉइड सेल आधे क्रोमोसोम पापा के आते हैं, वन सेट क्रोमोसोम, वन सेट किसके आते हैं, मम्मी के। अच्छा, दो लोगों के आएंगे तो ऐसा तो पापा मम्मी के साथ भी हुआ होगा, उनके पापा मम्मी के साथ भी हुआ होगा, तो वो वेरिएशन लगातार फिर आते रहते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशन होते नहीं। आपने ये देखा होगा कभी कभी जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो सेम हो जाते हैं, कैसे जाते हैं, सेम।
क्योंकि सेम उसका रीजन क्या है सेम होने का, क्योंकि वो तो बेटा जैसे पापा की हाइब्रिड सेल आई मम्मी की आई, तो पापा मम्मी से हम लोग तो वेरिएशन होंगे हमारे पास तो, लेकिन भाई जो हमारा भाई होगा उससे वेरिएशन क्यों होंगे, क्योंकि उसके पास भी पापा मम्मी से सेल आई है। इसीलिए आपने देखा होगा जुड़वा बच्चे कैसे जाते हैं बिल्कुल सेम। आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो लगभग कैसे होते हैं, दिखने में पहचान ही नहीं होती, कुछ होता है आप लोगों के आसपास है कोई ऐसा है आप लोगों के पास होगा एक तो है, मैंने भी देखा है 2 भाई हैं उनकी कभी आज तक मुझे पहचान नहीं हुई कभी, उसका खाली इतना डिफरेंस है एक बाल ऐसे इधर को काटता है एक बीच में निकालता है, वो इतना डिफरेंस का और कोई डिफरेंस ही नहीं है। और पहले अरे रुक जाओ पहले मेरी बात सुन लो। और मैंने देखा है कि बहुत मतलब मेरे मौसी हैं उनके यहाँ पे ऐसे तो मैं देखता हूँ, और वो दोनों लोग आर्मी में लग गए समझो, पहले एक लगा उसके 6 महीने बाद एक दूसरा लग गया, मतलब सेम एक जैसे बिल्कुल कहते हैं सेम। आज तक मुझे पता नहीं है कौन सा वो उसका नाम वो है उसका नाम वो है, बस ये जानता हूँ दोनों भाई है वैसे वाले हैं। तो और कौन सा जाएगा तो इधर देखो ए कह रहा है ग्रोथ और मल्टी सेलुलर। आप लोग बताओ बेटा मल्टी सेलुलर जो एनिमल होते हैं उनमें ग्रोथ होती है कैसे होती है, सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन कौन सा होता है माइटोसिस, कौन सा होता है अरे बोल कौन रहा है, कह रहा है ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। कैसे होता है बेटा, अच्छा एक बार बताओ अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो वहां पे भी तो माइटोसिस होता है, लेकिन वहां पे उसको हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं क्योंकि एक सेल से दो सेल का बनना क्या कहलाता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो कैसे हैं यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल है। अगले देखो कह रहा है बेटा सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द, मैंने एक बात यहाँ से बोली थी, मैंने कहा था सेल ग्रोथ करती है, ग्रोथ का मतलब होता है न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियस में जब तुम्हारा वो डबल होगा अमाउंट डीएनए का तो आप लोग बताओ क्या रेशियो चेंज नहीं हो जाएगा, किसका साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियोप्लाज्म का, न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो जाएगा चेंज, और सेल बेटा डिवाइड होने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्या हो जाएगी मजबूर। अगर आपका एक बार बताओ अगर आपकी सेल ग्रोथ ना करे तो क्या डिवीजन होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा it therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic, इसका मतलब इसे अंडरलाइन करो बेटा, ये इंपॉर्टेंट होता है सेल को डिवाइड करने के लिए, क्या चाहिए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, अगर ये डिस्टर्ब होगा तभी सेल क्या होगी डिवाइड। अगले कह रहे हैं वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस सेल रिपेयर। आपको पता है सेल यहाँ रिपेयर होती है, रिपेयर का मतलब है एक सेल अगर बेकार हो गई डेड हो गई उसकी जगह पर रिप्लेस होने के लिए सेल आती है तो उसमें भी क्या होता है माइटोसिस। मैंने सिंपल भाषा में बोला जहां भी आपकी बॉडी में अगर कोई सेल डिवाइड कर रही तो वो हमेशा क्या करेगी माइटोसिस, क्या करेगी, और जहां पे गैमेट बनेंगे वो क्या होंगे मियोसिस। अगले कह रहा है सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड द ब्लड सेल आर बीइंग कांस्टेंटली रिप्लेस। और ये कहने जा रहा है कि जो एपिडर्मिस यानी कि स्किन की सेल होती है लगभग सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, गट मतलब क्या हाँ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और कह रहा है बेटा ब्लड सेल, आपको पता है सबकी लाइफ स्पैन होती है जैसे आरबीसी कितनी होती है 120 डेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल लगातार क्या रिप्लेस होती रहती है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन लगातार चलता रहता है। अगले कह रहा है बेटा कॉन्स्टेंटली रिप्लेस माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी किसकी बात कर रहा है प्लांट की, किसकी कर रहा है, मैंने बताया था कि प्लांट में अगर लगातार ग्रोथ होती है उसका मेन रीजन ही है कि उसके पास कौन टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसकी सेल लगातार क्या होती रहती है डिवाइड, सही है। तो कह रहा था एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन अ कंटीन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। इसका मतलब ये हुआ मैंने कहा था आपको जो मेरिस्टेमेटिक होता है 3 टाइप का होता है एपिकल और इंटरकैलरी, उनके पास लगातार डिवाइडिंग होने की कैपेसिटी होती है और इसी चक्कर से जो प्लांट होता है वो अपनी लाइफ टाइम पर ग्रोथ करता रहता है, लेकिन एनिमल के पास ऐसा कोई टिश्यू नहीं होता है इसीलिए वो लगातार ग्रोथ नहीं करते हैं। और हम लोग पता है अगर हमारे पास ऐसा टिश्यू होता तो पता नहीं क्या होता, हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं मतलब ये लिंटर के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि लगातार ग्रोथ होती ना। तो इसका मतलब ये है अच्छा प्लांट जो होते हैं आपने देखा होगा तुम काटो प्लांट को तुरंत वो नहीं बड़ा हो जाएगा थोड़े सालों बाद ना, तो इसलिए उनमें लगातार ग्रोथ होती रहती है। क्लियर हुआ बेटा ये, तो आप लोगों को माइटोसिस क्लियर हुआ। म्यूसिस का आपको लोगों को एक हिंट मिल गया कि कैसे पढ़ना है, चलो देखते हैं अगले थोड़ा म्यूसिस के बारे में। बेटा ये वाले पॉइंट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट है, ये पढ़े
चलो पढ़ते हैं, इन्हें मजा आएगा आपको पढ़ते हुए। तो मजा तो नहीं आता है कर रहे मजा किस काम में आता है? पढ़ाई करने में। इधर देखो इधर देखो, मैं ये कह रहा हूँ हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा, आप बोलो मत भी, हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा। मैंने माइटोसिस में बताया कि वहां पे क्रोमैटिड डबल हुए और वो सेपरेट हो गए, डॉटर सेल में चले गए, ठीक है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्रोमोसोम में क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते हैं। पहले क्या होता है, पूरे क्रोमोसोम ही सेपरेट हो जाते हैं म्यूसिस फर्स्ट में, और म्यूसिस सेकंड में प्रोसेस द्वारा होती है, ठीक है। क्रोमैटिड सेपरेट बाद में होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कह रहा है म्यूसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल, इसमें न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड द म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस। अब देखो इंपॉर्टेंट बात देखो, ये कह रहा है बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए। मैंने कहा था म्यूसिस फर्स्ट होगा, म्यूसिस सेकंड होगा, लेकिन एस फेज खाली एक बार होगा, और वो कब होगा, म्यूसिस फर्स्ट के टाइम, यानी कि म्यूसिस फर्स्ट से पहले, उसके बाद एस फेज नहीं होगा। क्लियर हुआ? दूसरी बात देखो, कह रहा है म्यूसिस फर्स्ट इज इनिशिएट आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव अ रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट द एस फेज। अब यहाँ पे देखो सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब क्या होता है, देखो अगर बेटा ये वाले क्रोमोसोम है, बोलो मत, देखो अगर कोई क्रोमोसोम पेयर में उसे बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, और इन वाले क्रोमैट को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैट, क्या बोलते हैं। और सिस्टर क्रोमैट का मतलब होता है जो सेम क्रोमोसोम को होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो म्यूसिस फर्स्ट होता है, एस पे जो होता है, उसमें यही तो बढ़ता है सिस्टर क्रोमैट, यही तो डबल होता है, और ये दो जाते हैं। तो माइटोसिस में तो ये आधा हो जाता है, लेकिन म्यूसिस में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है म्यूसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस यही तो है जो पेयर में है, क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। और कह रहा है बेटा एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। आप लोग रिकॉम्बिनेशन मैं कल सब बताऊंगा आपको, ठीक है। ये वाले होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ये वाले होते हैं नॉन सिस्टर, और ये क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अगले देखो कह रहा है 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ म्यूसिस, यानी कि यहाँ पे टेबल भी थोड़ी सी बनी हुई है आपको दिखाने के लिए, जो ये है, ये है। यहाँ फर्स्ट में क्या हो रहा है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। और यहाँ पे बेटा म्यूसिस सेकंड में हो रहा है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। तो कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसे, अगर क्लास नहीं हुई तो बात अलग है। तो हम लोग फिर कब पढ़ेंगे, मंगलवार को। कब पढ़ेंगे, मंगलवार को। लगेगा 1 महीना हो गया है छुट्टी का लेकिन अगर कल क्लास है तो हम लोग कल इसे कंटिन्यू करेंगे। मुझे लग रहा है कल मैं चैप्टर खत्म भी करवा दूंगा, ठीक है। आप पढ़े आराम, ठीक है बेटा, इसके बाद पढ़ाई करते हैं।